हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल लर्निंग विद मयंक में। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में। आज से हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल, जिसकी एक एक वीडियो धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे यहाँ पे वेदर। तो वेदर आखिर होता क्या है? वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया at a particular time. Weather is the state of atmosphere at a particular time and area. किसी भी समय पे वहाँ के वायुमंडल का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर जो है, वही होता है हमारा वेदर। इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 6 एलिमेंट्स। को 6 वेदर एलिमेंट्स पढ़ना है जिससे हम वेदर का स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि वेदर क्या होता है। एलिमेंट है हमारे पास, सबसे पहला एलिमेंट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। वेदर के रिस्पेक्ट में हम लोग का टेम्परेचर का डिफिनेशन यही होगा, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। क्या होता है हमारा टेम्परेचर? जैसे आपने ज़रूर सुना होगा कि कभी कभी किसी स्पेसिफिक एरिया का टेम्परेचर, मान लीजिए आप मुंबई में हैं, तो आज मुंबई का टेम्परेचर, वेदर रिपोर्ट, आज मुंबई का टेम्परेचर है 23 डिग्री। प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि कल मुंबई का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो जो डिग्री सेल्सियस है वे मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। CSI is the measuring unit of temperature। और एक पॉइंट इसमें जो आप लोग को याद रखना जरूरी है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो और एक स्केल होता है इसका मेजरिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं फ़ारेनहाइट, और जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री। टेम्परेचर सिर्फ एयर का ही डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजर नहीं है, ये किसी भी बॉडी के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजर है। लेकिन क्योंकि हम लोग इधर वेदर के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम डेफिनेशन में लिखेंगे कि टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। एवरेज सी लेवल टेम्परेचर लेके चलते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। मगर ये हम हर जगह पर एक ही जैसा नहीं होता है, लैटिट्यूड्स के साथ ये बदलता रहता है। लैटिट्यूड्स तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, और सीजन पर सीजन बाय सीजन भी वेरी होते हैं, डे बाय डे वेरी होता है। तो ये जो है टेम्परेचर, लेकिन हम लोग ऐसा एवरेज मान के चलते हैं कि 15 डिग्री जो है सो सी लेवल का एवरेज टेम्परेचर है। सी लेवल का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री। अभी तक जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो अभी तक रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है 58 डिग्री। अभी तक जितना 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी तक रिकॉर्ड हुआ है पे 58 डिग्री, और लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है -89 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो है जो हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है 58 डिग्री सेल्सियस, और ये लोएस्ट रिकॉर्ड हुआ है -89 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वेटोरियल रीजन में, अधिकतर इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक्स के रीजन में टेम्परेचर जो है सो बहुत ही ज़्यादा होता है, और क्योंकि सन का राइट डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ता है, और जो नियरली पोल्स की तरफ जो रीजन है, क्योंकि वो बहुत फार होते हैं, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, तो उधर बहुत कम लाइट, तो वहाँ बहुत कम सन का हीट पहुँचता है, तो इसीलिए वो बहुत ठंडे होते हैं। इसीलिए वहाँ का जो सी होता है वे भी कभी कभी बर्फ़ पे जम जाता है और खुद में ही एक कॉन्टिनेंट बना देता है, इतना बड़ा साइज में वे जमता है वहाँ पे। तो देखिए, जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है मिड आफ्टरनून में। मिड आफ्टरनून मतलब 12 o'clock, या टेम्परेचर होता है हमारा मिड आफ्टरनून में, और लोएस्ट टेम्परेचर होता है हमारा अराउंड, मतलब जस्ट बिफोर द सनराइज, मिड आफ्टरनून अराउंड 12 o'clock। तो देखिए, इन्हीं दो कंडीशन में, इसमें सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इसमें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है किसी भी डे का, ऐसे। तो अब हम इसके बाद आता है हमारा स्टडी करने के लिए दूसरा एलिमेंट, ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो
ह्यूमिडिटी जो है मेजरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जितना अमाउंट है वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में उसके मेजर को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में वाटर, तो कितना परसेंट है एटमॉस्फेयर में वाटर किसी भी एरिया का, तो उसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मेजर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो एक बहुत कॉमन मेजर है ह्यूमिडिटी का, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास होता है, ये इक्वल होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दैट एरिया डिवाइडेड उस एरिया के एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टोटल होल्डिंग कैपेसिटी, टोटल वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर। देखिए ये होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय टोटल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एट दैट टेम्परेचर। उस एरिया के जितने भी टेम्परेचर है उसमें कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है उसका कैपेसिटी से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर को। तो ये हमारा होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का डिफिनेशन, इसे आप कर सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी के बाद आता है हमारा क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस क्या होता है? आपने ये टर्म सुना होगा, टुडे इज क्लाउडी वेदर, आज क्लाउडी वेदर। मतलब क्लाउड जो कवर है एक पर्टिकुलर एरिया में, क्लाउड कवर है या नहीं है, इसे कहते हैं क्लाउडीनेस। इसमें हम लोग को दो टर्म्स डिस्कस करने हैं। पहला तो क्लाउड और दूसरा फॉग। क्लाउड क्या होता है? Most clouds are formed due to cooling of air. When the water vapor rises up, it condenses into liquid droplets and crystals which form cloud. जब हमारा वाटर वेपर जो है सो राइज हो जाता है और वो ऊपर ही लिक्विड ड्रॉपलेट या क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है कूलिंग के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं क्लाउड। और वैसे क्लाउड जो कि ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं हम फॉग। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस के बाद हम लोग को डिस्कस करना है प्रेसिपिटेशन। तो हमने क्लाउडीनेस में पढ़ा कि जो हमारा वाटर वेपर होता है वे लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्मॉलर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर क्लाउड बना देता है। तो वही जो क्लाउड है, तो वही जो ड्रॉपलेट्स है जब लार्ज हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने लार्ज कि अब वो ऊपर नहीं ठहर सकते, अब उन्हें नीचे आना है। तो प्रेसिपिटेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन क्लाउड्स ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल ऑन द ग्राउंड। इतने लार्ज हो जाते हैं कि वे अब ग्राउंड पे गिरने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन एक्चुअली मेनी फॉर्म्स में होता है, सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं होता है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। वे फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन हमारा हो सकता है। पहले तो रेन हो गया, पानी पड़ता है, हम लोग जानते हैं रेन। स्नो बर्फबारी कॉटन फॉर्म में, कॉटन के जैसा ड्रिजल यानी कि बहुत लाइट बूंदों का पड़ना। हेल जो होता है, कभी कभी छोटे छोटे पत्थर भी पड़ते हैं और इसी से हेल स्टॉर्म भी कभी कभी होता है, आपने सुना होगा। आइस पेटल्स, आइस के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। और लास्ट में आता है हमारा स्लीट आप एक तरह से समझ सकते हैं कि ये मिक्सचर है रेन और स्नो का, ज़्यादा कुछ नहीं। आइस पेटल्स और हेल्स की ही तरह ये भी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में रहता है। अब देखिए, प्रेसिपिटेशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है विंड। क्या होता है? तो जो स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड।
एयर जो है उसे हम लोग फील नहीं कर सकते, हम लोग फील करते हैं स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जिसे हम लोग कहते हैं विंड। स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखिए, यही हमारा स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, इसी को हम लोग कहते हैं विंड। जो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हम अभी डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जो हवा जब मूव करती है तो हम उस मूवमेंट को कहते हैं विंड। तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण मूव करता है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिस्कस करेंगे। पहले आप इतना जान लीजिए कि एयर जब मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं विंड, इतना आप लोग याद रखिए। और देखिए विंड, तो जो विंड को नेम दिया जाता है, कैसे नाम दिया जाता है, किस डायरेक्शन से वे आ रहे हैं उससे, उसी बेसिस पे इसे नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन से कोई विंड आ रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न विंड, वेस्ट से आ रहा है वेस्टर्न विंड। तो जिस भी डायरेक्शन से ये आ रहे हैं उसी के बेसिस पे इनका नामकरण किया जाता है। तो अब एक और पॉइंट आता है, विंड में कि जो एवरेज स्पीड ऑफ विंड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड जो हम लोग मोस्ट प्लेसेस पे नियर द ग्राउंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा ऑब्जर्व किया जाता है नियर द ग्राउंड हर प्लेसेस पे, वे होता है 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर। ये जो है सो एवरेज विंड स्पीड है, हमेशा ऐसा ही नहीं होता है, ये एवरेज विंड स्पीड है, हमारा एवरेज विंड स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर, एवरेज विंड स्पीड। लेकिन इससे काफ़ी तेज विंड आती है 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, वेरी स्पीडली वेरी फास्ट मूवमेंट ऑफ विंड इज नोन एज अ स्टॉर्म। उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि आंधी आना, स्टॉर्म आना। अब देखिए हमारा लास्ट वेदर एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारा लास्ट वेदर एलिमेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, वेट ऑफ एयर ऑन अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग एयर के वेट को कभी फील नहीं करते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वेट, काफ़ी ज़्यादा फोर्स हमारे पर है एयर का। तो द फोर्स और वेट ऑफ एयर ऑन अस इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पर दो प्रेशर होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, तो कहीं का भी विंड, कहीं का भी सतह ज़्यादा गर्म होने के बाद वहाँ का जो एयर होता है वे ऊपर राइज करने लगता है, ऊपर राइज कर जाता है। तो दूर से जो एयर है वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आता है। तो इसी तरह से वे मूवमेंट करते हैं जो कि विंड का फॉर्मेशन करता है। तो जब किसी डायरेक्शन से विंड मान लीजिए यहाँ पे किसी डायरेक्शन से विंड यदि यहाँ आ रहे तो यहाँ पे होगा हमारा लो प्रेशर, क्योंकि हमारे जो बहुत गर्मी होने के कारण हमारा जो जितना हवा था वो ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठने के कारण उधर का जो वैक्यूम को फिल करने के लिए उधर से एयर आया। तो ये जो एयर है सो यहाँ गया, तो यहाँ हो गया हमारा लो प्रेशर, और जहाँ से आया वहाँ हो गया हाई प्रेशर। तो यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर किया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्चुअल क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वेट ऑफ एयर ऑन अस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दैट सरफेस। यही होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, force of weight of air on us divided by area of that surface, atmospheric pressure। ये देखिए, और देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉलिंग प्रेशर। यदि बैरोमीटर में प्रेशर फॉल कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है अप्रोचिंग स्टॉर्म, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर लो हो रहा है तो दूर से हवा तेजी में यहाँ पे आएगी वैक्यूम को फिल करने के लिए, तो ये जो है स्टॉर्म इंडिकेट कर रहा है। और यदि कहीं का प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ से कहीं दूर हवा जाएगा तो स्काई क्लियर होगा। ये हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे फोरकास्ट कौन करता है? वेदर फोरकास्टिंग एजेंसीज या फिर AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो यही था फ्रेंड्स कुछ एलिमेंट्स ऑफ वेदर।
देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ वाटर, 6 एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिनके बारे में हमने एक एक करके टोटल डिस्कस। तो एक पॉइंट और देख लीजिए, ये जो हमने स्टडी किया इसे कहते हैं हम लोग मीटियोरोलॉजी। मीटियोरोलॉजी तो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं और वेदर की जो स्टडी है वे आती है मीटियोरोलॉजी में। और जो साइंटिस्ट जो मीटियोरोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें कहते हैं मीटियोरोलॉजिस्ट। तो ये जो हमने स्टडी की वे थी मीटियोरोलॉजी। तो आने वाली क्लास में हम लोग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एडाप्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर एडाप्टेशन इन डिफरेंट रीजन्स बाय डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेदर की क्लास में फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।